फ्रेंड, मैं हूं ब्रिज और स्वागत करता हूं आप सभी को आपके इस चैनल ब्रिज सिविल सर्विस क्लासेस पर। हम लोगों ने शुरू किया है बीपीएससी 69वीं को ध्यान में रखकर एक सीरीज जो सितंबर महीने के अंत तक चलेगी और इसका प्रयास होगा हमारे तैयारी को और बेहतर रूप देना, तैयारी को निखारना। फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम लोग इस वीडियो का जो थंबनेल है, जो टाइटल्स है, ये हम लोगों ने रखा है बीपीएससी स्ट्रेटेजी। और स्ट्रेटेजी के दौरान आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी हम कैसे बना सकते हैं, वो स्ट्रेटेजी कैसा आदर्श एक स्ट्रेटेजी होगा। फ्रेंड, ऐसा आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा लोगों के मुंह से कि हर किसी के लिए एक स्ट्रेटेजी काम नहीं आती। ये बिल्कुल सही लाइन है। हर किसी की प्रिपरेशन करने का हर किसी के जो प्रिपरेशन करने का तरीका है वो अलग है। हर किसी की अपनी अच्छे पक्ष हैं, अपने कमजोरियां हैं। इस तरह से मैन टू मैन या एस्पायरेंट्स टू एस्पायरेंट्स अलग अलग तरीके हैं। हम लोगों ने फ्रेंड जितना अभी तक पढ़ा है हिस्ट्रीज वगैरह के जरिए, इसमें हम लोगों ने देखा कि जाना है कि जितने भी ये अच्छे राजा हुए या जो भी अच्छे गाइड हुए, मेंटोर हुए, आप कह सकते हैं, ये जब भी कोई रणनीति बनाते थे फ्रेंड्स, तो इसमें दो बिंदु पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। पहला बिंदु होता था हमारा सकारात्मक पक्ष पता करना और दूसरा बिंदु होता था हमारा नकारात्मक पक्ष पता करना। यानी ये जो होते थे लोग, अच्छे प्रशासक रहे, अच्छे योद्धा रहे, इन लोगों के पास ये क्षमता होती थी पहचानने की कि इनके पास सकारात्मक पक्ष कौन से है और नकारात्मक पक्ष कौन से है। पहले स्ट्रेटेजी बनाने के पहले अगर ये दो चीज़ हमें पता नहीं है तो हम फिर स्ट्रेटेजी को ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी बना ही नहीं रहे हैं जो हमारे लिए है। फिर हम क्या कर रहे हैं, किसी एक टॉपर्स के किसी बातों को सुन के उसको अपने डायरी में उतार रहे हैं, डायरी के बाद धीरे धीरे अपने जीवन में उतार रहे हैं और थोड़ा बहुत फ़ायदा हो भी तो वो परफेक्ट मेरे ऊपर नहीं बैठ रहा है, तो पूरी तरह से मेरे ऊपर नहीं बैठ रहा है। तो आज हम लोग इस वीडियो में वही चर्चा करेंगे कि स्ट्रेटेजी बनाने से पहले मेरे पास क्या चाहिए और स्ट्रेटेजी एक अच्छा आदर्श स्ट्रेटेजी कैसे हो ओवरऑल सभी एस्पायरेंट्स के लिए। यहाँ ओवरऑल बोलने से मतलब है उन एस्पायरेंट्स के लिए भी जिन्होंने पिछली बार एग्जाम्स दिए थे और कुछ अच्छा कर पाए थे, और वो भी जिन्होंने पिछली बार एग्जाम दिए थे और कुछ अच्छा नहीं हो पाया था, और साथ ही साथ उनके लिए भी जो इस बार पहली बार एग्ज़ाम देने के लिए बैठ रहे हैं। तो ये सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा और अगर आप भी करते हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी और फर्स्ट टाइम आए हैं अपने चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको मैं प्रयास करूँगा देने का एक प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो आपके तैयारी में बेनिफिशियल साबित हो, बहुत उपयोगी साबित हो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आज हम लोग जानेंगे कि स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं और क्या हो हमारा स्ट्रेटेजी। फ्रेंड्स, मैन टू मैन स्ट्रेटेजी वेरी करता है। इसके पीछे रीजन क्या होता है? मैन टू मैन लोगों का सकारात्मक पक्ष क्या है, नकारात्मक पक्ष क्या है, रिसोर्स की अवेलेबिलिटी क्या है, किसके पास किस प्रकार के रिसोर्स है। तो ये सारे चीज मिल करके तय करते हैं कि ओवरऑल एक जो रणनीति हो वो कैसा हो। पर फ्रेंड्स, बात ये आती है कि पता कैसे चलेगा कि मेरा सकारात्मक पक्ष क्या है, नकारात्मक पक्ष क्या है। जनरली हम लोग अभी जिस अवस्था में खड़े हैं, यहाँ पे कुछ हार्मोनिकल उठापटक, यानी हम लोग से जो जूनियर है वो तो बहुत ज़्यादा फील करते हैं। इसके बाद में लोगों की बातें या जो हमारा दिनचर्या होता है या जो हमारा लाइफ स्टाइल होता है वो एक ही मिनट में ऐसा फील कराता है कि हम आज के डेट में एग्जाम दे और फाइनल रिजल्ट लेकर के आ जाए, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो दूसरे ही पल ये एहसास कराता है कि शायद इस पूरे जन्म हम लोगों से कुछ नहीं होने वाला है। मीन्स क्या होता है फ्रेंड कि हम अपने सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बिंदु को कुछ एक परिस्थिति के अधीन छोड़ चुके होते हैं। जब परिस्थितियां हमारे लायक होती है, जैसे कोई सज्जन से मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि आप प्रिपरेशन कीजिए, आपका वे ऑफ एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है, आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा है, आप कर सकते हैं। XYZ आपसे भी एवरेज था और उसने इस एग्जाम को निकाला। तो इस समय में हम लोग अपने आप को एकदम से ऊंचा उठा हुआ महसूस करते हैं। ये स्थिति भी भ्रम है। और दूसरा,
जब कभी कोई हमें निगेटिव बातें सुनाता है, फॉर एग्जांपल कुछ डाटा, कुछ आंकड़े लेके बैठ जाते हैं, इतने % लोग सक्सेसफुल होते हैं, इतने % लोग ही निकाल पाते हैं एग्जाम को, एग्ज़ाम निकालना इतना टफ है, ये वो बहुत सारे आंकड़ों को हमारे समक्ष रखते हैं और फिर हम अपने मस्तिष्क को एक मैसेज देते हैं कि यार पता नहीं, शायद मुझसे नहीं हो, मुझे इसे क्विट करना चाहिए। और सच भी है, कई बार ऐसा लगता है कि उनके आंकड़े और हमारे दिमाग के आंकड़े दोनों मैच करने लगते हैं। तो फ्रेंड, ये दोनों ही स्थिति को मैंने भ्रम वाले स्थिति में रखा है। मीन्स हम अपना मूल्यांकन अगर कर रहे हैं तो इसके लिए हम लोगों के पास दो स्थिति है। पहली स्थिति तो फ्रेंड ये है कि किसी के सकारात्मक बातों को सुनकर के ओवर सकारात्मक हो जाना, और फिर किसी के नकारात्मक बातों को सुनकर के अपने प्रति नकारात्मक विचार, या फिर किसी दूसरे के प्रति भी अगर वो कुछ नकारात्मक बातें बता रहे हैं तो उसे अपने जीवन पे धारण करके नकारात्मक बन जाना। और इस दोनों ही परिस्थिति में, ये दोनों ही परिस्थितियां हमें भ्रमित सॉल्यूशन देती है, यानी यहाँ हमारा मूल्यांकन भ्रमित होता है। तो पहले जब तक कि हम मूल्यांकन करके अपने सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष को नहीं जान लेते, तब तक हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो, किस तरह से हम रूटीन्स बना सकते हैं। और यहाँ जो एक और गलती हम करते हैं वो ये करते हैं फ्रेंड कि हम तुरंत ही फिर किसी एक टॉपर्स का वीडियो उठा के लाते हैं, उनको देखते हैं और उनके हिसाब से अपना रूटीन जीना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वो बता रहे हैं कि उन्होंने XYZ पब्लिकेशन की हिस्ट्री की बुक पढ़ी, तो फिर हम वो पब्लिकेशन ला करके और उसके ऊपर मेहनत करना शुरू कर देते हैं। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये मूर्खता है, और शायद मूर्खता की पराकाष्ठा है हमारे प्रिपरेशन के क्षेत्र में। ये मैं ही नहीं, अगर आप उन टॉपर्स को भी सुनेंगे तो उन्होंने भी, वे लोग भी इस बात से सहमत होते हैं कि मेरी अपनी अलग स्थिति थी, मेरा स्ट्रेटेजी अलग था। आप अपनी स्थिति के हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाएं। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, मान लीजिए मेरी हिस्ट्री बहुत अच्छी है और किसी एक टॉपर्स की हिस्ट्री बुरी है, इसलिए उन्होंने कुछ एक बहुत बल्कि बुक्स उठाया, वहाँ से हिस्ट्री को समझा, पढ़ा और फिर एग्जाम दिखा। अब उनके किसी एक वीडियो को सुन करके कि उन्होंने XYZ बुक्स से एग्जाम को लिखा था, मैं भी क्या करता हूँ कि मैं भी वो XYZ बुक्स उठा करके लाता हूँ। मेरा हिस्ट्री अच्छा होने के बावजूद भी एक बल्कि बुक्स लेकर के आया। उनको हिस्ट्री की समझ नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस बल्कि बुक्स को फॉलो किया, एक एक वर्ड को पढ़ा, समझा। मैं जानते हुए भी अपना मेहनत और अपना समय एक ऐसे रिसोर्स के ऊपर लगा रहा हूँ जिसका कुछ खास लेन देन है नहीं, कुछ खास प्रॉफिट होने वाला है नहीं। सो मूल्यांकन करने में जो एक समस्या आती है, या मूल्यांकन करने के बाद जो समस्या आती है, उस पे अभी हम लोगों ने चर्चा किया। यानी अगर हम लोग समरी में देखें तो कभी भी हम लोग जो मूल्यांकन करते हैं वो बाहरी चीज़ों से प्रेरित होकर करते हैं और वो भ्रमित मूल्यांकन होता है। दूसरा, किसी एक टॉपर्स के क्या स्ट्रेटेजी थे उसको जेव का त्यों अपना लेना बिना अपने कमी या फिर बिना अपने अच्छे पक्ष को जाने, ये भी सही रणनीति का हिस्सा नहीं होता है। अब प्रश्न आता है फ्रेंड, फिर किया क्या जाए, कैसे हम अपनी रणनीति को बनाएं, या रणनीति बनाने के पहले हम अपना मूल्यांकन कैसे करें। इसको आप दो पार्ट में बांट सकते हो। पहला है ब्रेन को स्टैटिक करना, मीन्स जब वो भावनाओं से मुक्त हो, यथार्थ पे हो, सच्चाई को समझ रहा हो, प्रैक्टिकल हो, चीज़ों को समझ पा रहा हो, ना वो सकारात्मक हो ना ही नकारात्मक हो, एक स्टैटिक मोड में हो, बैलेंस्ड मोड में हो। वहाँ जो हम लोगों ने अभी उदाहरण में देखा था कि एक व्यक्ति कुछ एक बहुत अच्छा कमेंट्स कर देते हैं और हम बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं और फिर उस हिसाब से अपना मूल्यांकन कर लेते हैं। कोई एक बहुत बुरा बोलता है, फिर उस निगेटिव के हिसाब से हम मूल्यांकन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ इस बात को हमें समझना है कि हमें मूल्यांकन करने के लिए पहले तो इन इमोशंस को साइड करना होगा, तभी हम अपना मूल्यांकन सटीक कर पाएंगे। अब बात आता है कि क्या करें कि हम इनको इन इमोशंस को साइड रख सकें। फ्रेंड, इमोशंस जनरेट होती है ब्रेन से और बहुत ज़्यादा प्रभावित भी ब्रेन को ही करती है। अगर मस्तिष्क को बैलेंस्ड करने की कोई विद्या मिल जाए, अगर मस्तिष्क को बैलेंस करने की कोई शक्ति आ जाए, तो हम इसे इमोशनलेस बना सकते हैं
और ऐसा करने के लिए थैंकफुली हमारे पास एक सॉल्यूशन है और वो है मेडिटेशन, ध्यान। बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशन के चैनल्स पे पड़े हुए हैं। आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर जी का बहुत अच्छा वीडियो आता है, आप वहाँ से पहले एक कम से कम 20 मिनट्स के मेडिटेशन को प्रॉपरली करें। ब्रीदिंग अपने नॉर्मल कर ले, अगर आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज आती है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हो, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो जब मेरा ब्रीदिंग नेचुरल हो गया, ब्रीदिंग नॉर्मल हो गया, बैलेंस्ड है, मीन्स मेरा मस्तिष्क भी अब बैलेंस्ड हो गया है। ये करने के बाद पेन और पेपर्स दो बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स होंगे हमारे लिए। इन्हें सामने रख के, सिलेबस को सामने रख के और फिर नोट डाउन करके हम समझ सकते हैं कि हमारा एक्चुअल स्टेटस क्या है, हमारा वास्तविक मूल्यांकन क्या है। फिर हम आफ्टर मेडिटेशन इसको सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल एनिशिएंट हिस्ट्री उठाया, सिलेबस देखा, यस मेरा 50% कंप्लीट है, 50% मेरा बाकी है। इस तरह से फिर मैंने राजनीति विज्ञान उठाए, फिर मैंने बिहार स्पेशल उठाया, या जितने भी हमारे सिलेबस के अंतर्गत मुझे पढ़ने हैं मैं उन सबको उठाया और सिलेबस जो वहाँ मेंशन्ड है उस आयोग के पास, फॉर एग्जांपल बीपीएससी दे रहा हूँ तो फिर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के पास जो सिलेबस मेंशन्ड है उनके ऑथेंटिक वेबसाइट पे, वहाँ से मैं उस सिलेबस को नोट डाउन किया अपने पेपर पे और वहाँ मैंने लिखा कि कितना प्रतिशत मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसे कंप्लीट करने के बाद आप ऐसा मत सोचो कि यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट हो गया, क्योंकि हम लोगों में से बहुतों का रिजल्ट अभी आने वाला है जो सक्सेसफुल भी होंगे और उनका जो प्रिपरेशन का तरीका होगा वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगा। वो जब ऐसा परसेंटेज लिखेंगे कि कितना परसेंट कंप्लीट है तो हो सकता है 30%, 40% ऐसे तक हो और यहाँ से भी वो रिजल्ट ला ले, क्योंकि ये केवल फर्स्ट स्टेप है फ्रेंड, इसे समझना है, ये केवल फर्स्ट स्टेप है। सो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, बस उसे लिखना है कि कितना परसेंट मेरा कंप्लीटेड है। अब जो बचा हुआ पार्ट है, जितना भी प्रतिशत बचा हुआ पार्ट है, खुद के एफर्ट्स, खुद के समय, खुद का मेंटल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, इसको अवलोकन करके आप क्या बचे हुए सिलेबस को बचे हुए दिनों में कंप्लीट कर पा रहे हैं। ये है सेकेंड चीज जो हमें लिखना है अपने पेज पे। हालांकि फ्रेंड ये याद रखिएगा कि ये पूरी तरह से कंप्लीट होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट के 100% किसी को भी कवर्ड नहीं होते हैं। जो टॉपर्स होते हैं उन्हें भी कवर्ड नहीं होता है। लेकिन हम लोग जब स्ट्रेटेजी कर रहे हैं तो हम लोग वहाँ इसको लिखेंगे कि यस ज्योग्राफी में मुझे 70% बाकी रह गए, पॉलिटी में 30% बाकी रह गए। इस तरह से मैं एक पूरा वो बना लूँगा, इस तरह से मैं एक पूरा का पूरा चार्ट मेरे पास रखूँगा। उसके बाद मैं अपने समय और अपनी क्षमता को जोड़ करके और फिर देखूंगा कि मैं इसमें कितना प्रतिशत कवर कर सकता हूं। अब ये जो रिमेनिंग का कितना प्रतिशत मैं कवर कर सकता हूं, थोड़ा डिसिप्लिन में आके, थोड़ा डिसिप्लिन वे में आकर के मैं कितना तक कवर कर सकता हूं और पहले मैंने कितना तक कवर किया है। अगर इन दोनों को जोड़ के मैं 70% के अप्रॉक्स आ रहा हूँ, दैट्स मीन्स मैं एलिजिबल हूँ और मुझे एग्जाम के लिए बैठना चाहिए। ये है पहला प्रैक्टिकल, आप कह सकते हैं इवोल्यूशन खुद का, पहला प्रैक्टिकल आप कह सकते हैं कि मूल्यांकन खुद का, जहां से अब रणनीति बनाना आप शुरू करेंगे। मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड इस तरह की चीजें कोई आपके साथ शेयर नहीं किया होगा, इस तरह से प्रैक्टिकली कोई आपके साथ बैठ करके मुझे नहीं लगता कि इतने प्रैक्टिकली आपको बताया हो। काफ़ी मेहनत से और काफ़ी सोच करके इन सब चीज़ों को लाता हूँ। तो फ्रेंड्स इस मेहनत के लिए आप इसको अप्लाई भी जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसा लगे कि मेरा भी मेहनत सफल हुआ और आपने भी जो समय दिया वो सफल हुआ। सो फ्रेंड्स और इसको अन्य लोगों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस चीज़ से जुड़ पाएँ। फ्री ऑफ कॉस्ट अगर एक सटीक तरीका मिल रहा हो तो उसे अपनाना और शेयर करना बहुत बड़ा कह सकते हैं आपकी मदद करेंगे दूसरे के प्रिपरेशन में भी। सो फ्रेंड अब जबकि हम लोगों ने दोनों मूल्यांकन कर लिया, कितना प्रतिशत मेरे पास कंप्लीटेड है, कितना प्रतिशत मुझे कंप्लीट करना है, क्या मैं कंप्लीट कर पाऊंगा, ये प्रश्न जब मेरे कंप्लीट हो जाते हैं और अगर मैं 70% के अराउंड में हूँ
आप 65 है, आप 75 है, यू शुड गो, क्योंकि उस समय तक ना अब धीरे धीरे हम लोगों के जो प्रयास करने का स्तर है वो बढ़ा होगा। तो 2-4-5% अगर कम भी है तो आप उसे मैनेज कर सकते हैं, हम उसे मैनेज कर सकते हैं, ये मान लें। इसके बाद जब ये काम मेरा कंप्लीटेड हो गया, अब मैं दूसरा एक और तरीका अपनाऊंगा जिससे मैं अपना मूल्यांकन कर सकूं। दूसरा तरीका होगा फ्रेंड्स, मॉक टेस्ट को लगाना, कम से कम 2 मॉक टेस्ट, क्योंकि हो सकता है कि कोई एक थोड़े से हड़बड़ाहट में बनाओ या पता नहीं कैसा हो, कम से कम 2, और ये 2 सेट लगाने के बाद उनका एवरेज निकालना। कंडीशन फ्रेंड ये है कि जब भी आप सेट लगाने जा रहे हो तो वहां पे आप 2 विषय के लिए एकदम स्ट्रिक्ट रहना। पहला, जो प्रश्न है वो आपके सिलेबस के अनुकूल है कि नहीं, क्योंकि अगर प्रश्न सिलेबस के अनुकूल नहीं है, अगर प्रश्न सिलेबस के अनुकूल नहीं है, कई सारे पब्लिकेशंस में ऐसे आते हैं, डिफरेंट दिखने के लिए वो लोग आउट ऑफ सिलेबस भी कुछ क्वेश्चंस डाल देते हैं, या ये बताने के लिए कि XYZ कोचिंग्स के ही बच्चे उन्हें सोल्व कर पा रहे हैं, तो इसके लिए भी कुछ क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं। वैसा नहीं फ्रेंड्स, जो मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग हो और जो मेरे एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग हो, दोनों, अगर ये दोनों चीजें फुलफिल हो रही है कि मैं जो टेस्ट दे रहा हूं वो मेरे सिलेबस के अनुसार है और मेरे एग्जाम पैटर्न के अनुसार है, तो आप उसको अटेम्प्ट करें, अन्यथा अटेम्प्ट करने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना सही मूल्यांकन कर ही नहीं पाएंगे। हम टेस्ट इसलिए नहीं दे रहे कि हम मतलब अभी इस वीडियो के बाद आप जो टेस्ट देंगे वो आप इसलिए नहीं देंगे कि आप एग्जाम देने के लिए कल बैठ रहे हो और फाइट करने के लिए बैठ रहे हो, नहीं, आप इस बचे दिन का किस तरह से उपयोग करोगे इसके लिए आप टेस्ट दे रहे हो। और यहाँ अगर आपको गलत पैटर्न मिल जाए या गलत सिलेबस मिल जाए तो आप बहुत ज़्यादा निगेटिव हो सकते हो या बहुत ज़्यादा ही ट्रैक से हट सकते हो। तो ऐसे में आप कोशिश करना कि ऐसे एक क्वेश्चंस को सोल्व करें जिसका 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 संबंध आपके सिलेबस के साथ 100% हो और जिसका पैटर्न आपके सिलेबस के साथ 90 to 100% मैच करता हो। एकदम ये चीज दिमाग में रखना है। आप इसको उल्टा भी देख सकते हो, अगर किसी का सिलेबस 90-95% मैच कर रहा है, पैटर्न सेम है, फिर भी वो चलेगा। अगर इस तरह की समस्या से आप बचना चाहते हैं और फ्री में टेस्ट देना चाहते हैं तो यहाँ नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हूँ, आप वहाँ जाकर के उसे देखिएगा। मैंने इस ऐप के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए, ये मेरा खुद का ऐप है, तो मैं आपको ये एक राय दूंगा कि आप जाके वहाँ फ्री में जो टेस्ट है आप उसे लगा करके देखें, यकीनन ये आपको मदद करेगा। अब आते हैं हम लोग फ्रेंड मूल्यांकन के बाद क्या करना है। एक तो भ्रमित मूल्यांकन था, वो कभी नहीं करना है जो हम लोगों ने बात किया। एक था वास्तविक मूल्यांकन, इसका 2 तरीका हम लोगों ने देखा। एक देखा सिलेबस को और पेन पेपर पे बैठ करके आफ्टर मेडिटेशन, उस स्थिति में जहां मेरा ब्रेन स्टैटिक मोड में हो, स्थिर हो, उस स्थिति में बैठ करके उसको नोट डाउन करना और उस पर ध्यान देना। और दूसरा था स्टैटिक वाला, दूसरा था टेस्ट वाला। अब दोनों के ही अंदर फ्रेंड, स्पेशली टेस्ट वाले के अंदर, अच्छा मैं जो जोर दे रहा था इस टेस्ट सीरीज के ऊपर, ये इसलिए मैं जोर दे रहा था आपको क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे साइंटिफिकली वहाँ पे पैटर्न्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि किस विषय के कौन से चैप्टर में आपको ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, किस विषय के प्रश्नों को हल करने में आपने ज़्यादा समय लिया है, कहाँ आपकी क्यूरेसी अच्छी रही है। और केवल विषय ही नहीं, वहाँ चैप्टर वाइज भी आपको बता दिया जाएगा कि इस चैप्टर में आपकी समस्याएं रह रही है। इसके अलावा अगर पेपर का स्टैंडर्ड यही होता है जो उन लोगों ने सेट किया है, तो ऐसे स्थिति में अगर पेपर का स्टैंडर्ड ये है जो उन लोगों ने सेट किया, तो ऐसे स्थिति में क्या कट ऑफ होता वो भी वहाँ पे बनाया गया है अकॉर्डिंग टू योर रिजर्व कैटेगरी। अगर आप जनरल से हैं, आप वहाँ जनरल सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर आप अगर किसी रिजर्व से आते हैं तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं और वो आपको बता देगा कि अगर इस पेपर का एग्जाम हुआ रहता तो आप सिलेक्टेड होते या नहीं होते। ये सब कुछ इसकी स्पेशल विशेषताएं हैं जिसके लिए मैं इसके ऊपर आपको बार बार फोर्स कर रहा हूँ कि आप एक बार इसके टेस्ट को अटेम्प्ट करके देखें। सो फ्रेंड, ये जो दोनों पैटर्न मैंने मिला लिया, मिलाने के बाद यहाँ से 2 अवस्थाएं मेरे समक्ष खड़ी होंगी। पहली अवस्था ये है कि मैं इसके 70% के आसपास टच कर सकता हूँ। दूसरी अवस्था ये कि मैं इसे 70% के आसपास टच नहीं कर सकता हूँ। और दोनों ही अवस्था में अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो क्या करेंगे, अब इसके ऊपर हम लोग शॉर्ट में बात करते हैं। पहला फ्रेंड्स, पहला ये अवस्था कि मैं एग्जाम्स लिखूंगा
70% के आसपास आ रहे हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए। एग्जाम्स में लगभग 50 दिन के आसपास पड़े हुए हैं, आप इसको 50 दिन ही माने। अब मैं क्या करूंगा, इसमें उन विषयों को एक तरफ लिखूंगा जहां मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं। आप स्टेप बाय स्टेप सुनिएगा, ऐसा नहीं कि मैं उन विषयों को लिखा और उसके पीछे दौड़ के पूरा अपना 24 आवर्स उसके पीछे दे रहा हूँ, ऐसा नहीं। पहले मैं उनको लिखूंगा, लिखने के बाद मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मैच करके देखूंगा कि इनका वेटेज क्या रहा है, इनके कितने प्रतिशत इनसे प्रश्न पूछे गए हैं और उस प्रश्न का स्टैंडर्ड क्या रहा है। कई बार ऐसा है कि 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी एक विषय से और उसके स्टैंडर्ड भी बहुत हाई होते हैं, तो फिर उसके ऊपर अब जाकर के मेहनत करना अपने 50 दिन की बर्बादी है। एक बार फिर से फ्रेंड, अब जाकर के इस विषय पे मेहनत करना कि मैं जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के लिए पूरे एक विषय को कवर करूंगा, उसके लिए अलग से ट्यूशंस करना, फिर पर्सनल मीन्स बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना और उसके बावजूद भी उसके मार्क्स आने के चांसेस कम हैं, उसको डिलीट मारेंगे। उस पर सोचना नहीं है ज़्यादा, हमें सोचना है उस विषय पे जिस पे प्रश्न बनते हैं और जो हमारे कंप्लीट नहीं है। प्रश्न बनते हैं और जो कंप्लीट नहीं है, ये समस्या जब आती है, इसके बाद मुझे वहां से देखना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मॉडर्न हिस्ट्री लिया कि यहाँ से प्रश्न बनते हैं और मेरी पकड़ उस पर अच्छी नहीं है, इसके बाद मैं उसे टुकड़ों टुकड़ों में बांटूंगा। कैसे, ऐसा है ना कि जब समस्याएं दिखे तो उसको टुकड़े टुकड़े में बांट लेना चाहिए। बहुत पहले हम लोग इंग्लिश वर्ड के प्रोनाउंसिएशन के पहले भी ऐसा सीखते थे टीचर्स से। अब मैं टुकड़ों टुकड़ों में जब उसे बांटूंगा तो मैं देखूंगा कि कोई एक सेक्शन है जिससे ज्यादा प्रश्न पूछते हैं और वो संभावना भी उसकी बहुत ज्यादा है। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो पूछते भी हैं तो थोड़े कम पूछते हैं, या पूछने के बाद उसको कवर करना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जांपल डेट्स वगैरह, अब अभी के 50 दिन पड़े हुए हैं, इसमें बैठ करके सारे डेट्स 20 जुलाई 22 जुलाई 24 पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। ऐसे में उसको स्किप मारना ही बेहतर तरीका है। हाँ, जो हम कंप्लीट कर सकते हैं अपने मेहनत से और जिस पे हम आश्वस्त हो, क्योंकि याद रखिएगा यहाँ हमें निगेटिव मार्किंग को भी फेस करना है। तो अगर हम आश्वस्त हैं कि ये हम कर सकते हैं, उस सब्जेक्ट को उठाना है और उसमें भी उस चैप्टर्स को ज्यादा अच्छे से करना है जिससे प्रायः क्वेश्चन बने हैं। पिछले 3 साल में प्रायः क्वेश्चन बन रहे हैं। ये जो प्रायः क्वेश्चन पिछले 3 साल में बन रहे हैं, इस चैप्टर्स को उठा के सबसे पहले इन्हें कंप्लीट करना है। और इनको आप चाहे तो अपने दीवार पे एक पेज पे लिख के रख सकते हैं कि ये मेरे चैप्टर्स हैं। इनको आप अपना शत्रु समझे, सुबह उठ करके इनके साथ लड़ाई शुरू करें और इन्हें कंप्लीट करें। हाउ टू कंप्लीट, इसके लिए हम लोग बनाएंगे अगला वीडियो। अभी हम लोग बात करते हैं कि कैसे इस चीज को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट, इस तरह के चैप्टर्स का लिस्ट बनाइए। सब्जेक्ट पे नहीं जाइए, कौन सा सब्जेक्ट कब, आप उसमें ब्रैकेट में चाहे तो सब्जेक्ट मेंशन कर सकते हैं, पर आप उसमें ये देखिए कि वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं जिसको आप कवर कर सकते हैं और जिससे प्रायः क्वेश्चन किए जाते हैं। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये सभी के लिए इक्वली बेनिफिशियल साबित होगा। जो पिछले साल एग्जाम दिए उनका नहीं हुआ, वो भी इस तरीके को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो पिछले बार दिए हैं वो भी इस तरीके को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं वो भी इस तरीके को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये तरीका उनके लिए भी उतना ही फायदेमंद होगा जितना इन दोनों के लिए होगा। तो जब मैं ये निकाल लिया कि मान लो कि 1905 से 1947 के बीच ही 70-75% क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं 1905 से 1947 के बीच के इन 70-75% क्वेश्चन के लिए अपना फोकस किया और इन्हें कंप्लीट किया, इनको पहले कवर किया, डन। 25% जो मैंने छोड़ा है वो सारे लोग लगभग छोड़ करके आएंगे। कोई जो जिनका ग्रेजुएशन में वही विषय रहा या एक्सपर्ट्स रहे, पीएचडी वगैरह किया, मास्टर्स किया, उनकी बात छोड़ दी जाए तो जनरली जो कैंडिडेट्स आएंगे वो भी उस चीज को स्किप करके आएंगे। फॉर एग्जांपल, पूरे के पूरे मॉडर्न हिस्ट्री के डेट को रटना, ये मुझे नहीं लगता कि कोई भी कैंडिडेट इसको करके आ रहा है पूरी तरह से। ये दिमाग में रखने की बात ही नहीं है। चैप्टर वाइज जब मैं उस चीज को कंप्लीट कर लिया, अब मुझे दिख गए कि मेरे रास्ते ये हैं, इनको कंप्लीट करना है। अब कंप्लीट करने के रास्ते मिलने के बाद मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री, इसके अगर मैं 10 चैप्टर कर लेता हूं तो शायद मेरे 10 वो मार्क्स मिल जाएंगे। इकोलॉजी 2 चैप्टर करता हूं, 5 मार्क्स मिल जाएंगे। इस तरह से अब लिखना है।
और लिखने के बाद वो ध्यान देना है कि इसमें कम एफर्ट और ज़्यादा मार्क्स आने की संभावना है, पहले उस सब्जेक्ट से शुरू करना है। फॉर एग्जाम्पल 10 चैप्टर मॉडर्न हिस्ट्री के इक्वल टू 10 मार्क्स, और 2 चैप्टर्स इकोलॉजी या इन्वायरमेंट के इक्वल टू 5 मार्क्स। तो पहले मैं उस पर फोकस करूंगा कि ये 2 चैप्टर कंप्लीट कर लूँ, मेरा 5 मार्क्स कंफर्म्ड है, फिर मैं दूसरे के लिए जाऊँ। और प्रतिदिन सामने एक खुद का सेल्फ उस डेट का इवोल्यूशन हो, उसके लिए हम लोग वो कर सकते हैं, डायरी का प्रयोग कर सकते हैं, डायरी में लिख करके और उसको हम लोग शाम को मिला सकते हैं। इस विषय में भी हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, आगे क्या क्या इस पद्धति पे करना है। फिलहाल इसको देखते हैं। चैप्टर वाइज बनाने के बाद आपने प्रायोरिटी भी सेट कर ली कि किसको कंप्लीट करना है, उस प्रायोरिटी के बाद में आपने कंप्लीट करना शुरू कर दिया। अब क्या करना है फ्रेंड्स, चूंकि हमारा मस्तिष्क ही हमारा सबसे बड़ा साथी है इसमें, तो मस्तिष्क को अगर प्रॉपर फूडिंग नहीं मिला फिर तो समस्या क्रिएट होगी। और मस्तिष्क की प्रॉपर फूडिंग है ऑक्सीजन, पानी, नींद, ये 3 चीज तो उसे चाहिए ही चाहिए। तो चाहे आपकी प्रिपरेशन किसी भी स्तर पे क्यों ना हुई हो, इस 3 के साथ समझौता कभी ना करें। मेडिटेशन प्रॉपर रखें, डेली बेसिस पे मेडिटेशन स्टार्ट करें। अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज करते हो, एक्सरसाइजेज करते हो तो वो कंटिन्यू रखते हैं। हाँ, टाइम अगर थोड़ा कम कर सकते हैं करते हैं, थोड़ा टाइम को हम लोग कम कर सकते हैं। एक्चुअली इन सब चीज़ों के ऊपर जो समय लगता है फ्रेंड्स, तो कभी भी ना आप अगर एक कैलकुलेशन करके देखेंगे तो उतना समय इन सब चीज़ों पे नहीं लगता है जितना हम अननेसेसरी के सोशल नेटवर्किंग साइट्स या फिर इधर उधर कर देते हैं, उतना समय इस पर नहीं लगता है। तो ये जो अच्छी वाली चीज़ें हैं, जैसे कि मुझे फिट रखने के लिए मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ब्रीथिंग वगैरह का टेक्निक्स अगर मुझे पता है, इनको हम कंटिन्यू रखेंगे, इन पे हमारा फोकस कंटिन्यू रहेगा। साथ ही साथ में हम यहाँ से 2 नए चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे। फर्स्ट, मॉक टेस्ट लगातार देना। मॉक टेस्ट वही परिस्थिति है जो मैंने ऊपर चर्चा की है पहले, उसी परिस्थिति का टेस्ट सीरीज लेना है और उसके मॉक टेस्ट को डेली बेसिस पे हल करना है। चाहे तो आप चैप्टर वाइज हल करें तो और भी अच्छा है। अगर आप चैप्टर वाइज हल करते हैं तो ये जो कंफ्यूजन्स वाले कुछ आ जाते हैं ना, अल हिलाल के संपादक कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अब्दुल गफ्फार खान, अबुल कलाम आज़ाद, अब इसमें थोड़े से ब्रेन जो है वो एक तो याद करके रखा था कि ऐसा ही कुछ है, लेकिन एग्जैक्ट अब पता नहीं चल रहा, इसमें मदद करती है। और दूसरा क्या, अगर मॉक टेस्ट मेरा पैटर्न पे आधारित है, एक अच्छा मॉक टेस्ट है, तो उसका भी लाभ मुझे मिलता ही मिलता है। मैं उसको वहाँ पे जो अपनी कमियां हैं उसको करेक्ट करके और बेहतर कर सकता हूँ, ये लाभ मुझे मिल जाता है। मॉक टेस्ट देना, ब्रेन को प्रॉपर रेस्ट देना, जो एक्सरसाइज मेडिटेशन है उसे कंटिन्यू करना, और प्रायोरिटी बेसिस पे ट्राई करना। ये मेरा प्रायोरिटी है, इसे कंप्लीट करना है, ये मेरी प्रायोरिटी है, इसे कंप्लीट करना। प्रायोरिटी कैसे सेट करना है ये भी हम लोगों ने ऊपर चर्चा कर लिया। अब बात करते हैं फ्रेंड इसके आगे के बात पे। ये तो एक वो इवोल्यूशन आप कह सकते हैं बस, या आज हम लोगों ने केवल एक मूल्यांकन किया कि किस तरह से मेरा नेक्स्ट आगे का जो समय बचा हुआ है उसको मैं कैसे बेहतर यूज करूँगा। इस मूल्यांकन की कड़ी में ही हम लोगों ने ये भी देखा कि ब्रेन वगैरह पे कैसे काम किया जाए। अब कुछ वैसे विषयों पे बात करते हैं जो कुछ मैसेजेज आ रहे थे या जो मेल वगैरह पे जो कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे। एक क्वेश्चंस ये थे कि सर बीपीएससी में जो निगेटिव मार्किंग आया है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। कल के वीडियो में भी मैंने बात किया था कि अगर पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम है तो ये बिल्कुल सही है कि इस तरह से एक अच्छा सिलेक्शन हो पाता है, एक अच्छे किसी का सिलेक्शन हो पाता है। इसी तरह के अन्य भी प्रश्न थे, मोर और लेस ये एक निगेटिव को लेकर के थे। दूसरा था कि कितना क्वेश्चन हल करना सही रहेगा। तीसरा था कि एनसीईआरटी को कवर करना कितना सही रहेगा। अभी जबकि एग्ज़ाम हमारे करीब है ना दोस्त, तो बहुत सारे विचार हमारे मन में आने लगते हैं, और बहुत सारे विचार जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आते हैं वैसे वैसे हम पे हमला भी करते हैं। इस विचार के हमले को बर्दाश्त करना और उसमें टूट जाना या उसको मैनेज करना, ये 2 चीज़ अब बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं हमारे प्रीलिम्स के रिजल्ट में। प्रीलिम्स का जो डायमेंशन है फ्रेंड्स वो नो डाउट बहुत विस्तृत डायमेंशन है। फॉर एग्जांपल करेंट्स का डायमेंशन बहुत ज़्यादा होता है, और कई बार तो आपको देखेंगे कि कुछ बच्चे जो कि केवल
प्रीलिम्स का एक अलग से कुछ नोट्स वगैरह मंगा करके रखे हुए और उसको रटे जा रहे हैं। फिर क्या होता है फ्रेंड्स, देखो PCS वालों ने ना कभी भी हमारा जो UPSC है या PCS है, इन्होंने जो हमारा GS पेपर है, अगर एथिक्स को हटा दूँ, आंतरिक सुरक्षा को हटा दूँ, 1-2 सब्जेक्ट है जिसको अगर मैं हटा दूँ, तो इन्होंने ना इन दोनों के लिए कोई एक अलग अलग चैप्टर डिसाइड नहीं किया है। फॉर एग्जांपल पॉलिटी के लिए ऐसा कोई डिसाइड नहीं किया है कि प्रीलिम्स में राज्यपाल पूछेंगे और मेंस में राष्ट्रपति पूछेंगे। तो बेहतर तो ये होता है फ्रेंड्स कि जो प्रिपरेशन है उसको जब हम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जब हम राष्ट्रपति को पढ़ रहे हैं, तो उस टॉपिक को पूरी तरह से कवर किया जाए, चाहे वो हमारे प्रीलिम्स में पूछे जाए, चाहे मेंस में पूछे जाए, चाहे इंटरव्यू में पूछे जाए, वो टॉपिक मेरा कवर्ड हो। ये तो बेस्ट वे होता है। और आप देखेंगे पेपर सॉल्व करते समय कि जिन्होंने भी इस तरह से अपनी प्रिपरेशन को किया था, जिन्होंने भी इस तरह से अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू किया कि मुझे एक वो करना है, क्या कहते हैं उसको, एक बातों को जानने की प्रक्रियाओं को सीखना है, या जब मैं नदी में उतर ही रहा हूँ, जब मैं आगरा चला ही गया तो क्यों ना ताजमहल भी देख लूँ। कुछ ऐसे अगर पढ़ रहे हैं, स्टिक टू योर सिलेबस, ये बात है, सिलेबस के बाहर नहीं। वैसे भी जो लोग PCS लेवल की तैयारी करते हैं या फिर UPSC की तैयारी करते हैं, वो इतने समझदार तो हो ही जाते हैं कि उनको पता रहता है कहाँ तक स्टिक रहना है। तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर है तो बढ़ के आगे पढ़ लेना फायदेमंद होता है, उसका फ़ायदा मिलता ही मिलता है, ये एकदम तय बात है। आपको उसका फ़ायदा देखने को मिल जाएगा कुछ उन तरह के प्रश्नों में जो केवल प्रीलिम्स आधारित नोट्स या फिर इस तरह के जो बच्चे हैं उन क्वेश्चंस को स्किप करते हैं और आप उनको बनाने की क्षमता होती है आप में। फॉर एग्जांपल पिछले बार ही देखो तो एक व्यक्ति के कुछ चरित्र को दे करके बताया गया था, रामचरितमानस का पाठ करते थे, डैश ऐसा, या इस तरह के हर साल ही लगभग क्वेश्चंस आपको 2 से 5% तक अगर आप देखेंगे तो देखने को अवश्य रूप से मिलते हैं। और अगर मैं कहूँ कि 10 से 20% तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इस तरह के प्रश्न देखने को वहाँ मिलते हैं। किस रूप में मिलते हैं फ्रेंड्स, तो वो जो कुछ कंडीशंस दे देते हैं, जो कुछ कंडीशंस रहते हैं, वो जब तक उस टॉपिक से जुड़े पूरी विषय को मैंने क्लियर नहीं किया है तो फिर मैं उसके ऑप्शंस को देख करके उत्तर लगा नहीं पाऊंगा। अगर मैंने पढ़ा भी है, मान लो कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास है भी, तो मैं पास चला जाऊंगा, मुझे लगेगा कि शायद A सही है या D सही है या C सही है, और ऐसे में जबकि अब निगेटिव मार्किंग है तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे रिस्क लेना सही होता है। तो अगर आप उस तरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर आप बिल्कुल सही हैं। लास्ट सितंबर का मंथ रखिए रिवीजन के लिए, अभी आप उसी पैटर्न पे आगे बढ़ सकते हैं। एटलीस्ट 15 अगस्त तक तो आपको उसी पैटर्न पे आगे बढ़ना चाहिए। सो ये था फ्रेंड मेरी साइड से कि हम अपना मूल्यांकन कैसे करें, एक अच्छे रणनीति को कैसे बनाएं। इस वीडियो का उद्देश्य यही था कि जो बच्चा दिन है उसमें हम अच्छा रणनीति कैसे बना सकते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रिपरेशन के दौरान कन्फ्यूजन और फिर नाना प्रकार की बातें दिमाग में आना वो चलते रहता है। कभी अचानक से चलते चलते एग्ज़ाम का पैटर्न बदल जाता है, कभी सब कुछ सही रहते हुए भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि पता नहीं उत्तर ये है या ये है। कभी कोई एक सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे कुछ एक चीज़ें वायरल हो रही होती है और उस चीज़ को लेकर के हम बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, और इन सब का इम्पैक्ट या यूँ कहे कि निगेटिव इम्पैक्ट हमारे प्रिपरेशन पे पड़ता है। प्रश्न ये रहता है फ्रेंड कि NCERT या स्टैंडर्ड बुक या दोनों। NCERT पढ़ना है तो किस विषय का पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना तक पढ़ना है, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखूं क्योंकि लास्ट टाइम ही क्वेश्चन के पैटर्न बदल गए थे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ फायदा कर पाएगा क्या मैथ्स के लिए इसको स्किप करके चलना सही है, पिछले बार मैथ्स 4 या 5 ही क्वेश्चन किए गए थे। क्या साइंस के लिए अब फिर डीपली जाकर के 11, 12 और सारे वो जो मोटी किताबें आती हैं उसको पढ़ना जरूरी है अगर मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो या ये मान लिया जाए कि ये सेक्टर साइंस डिपार्टमेंट्स के लिए है और दूसरा कुछ मैं तैयारी करूँ। क्या UPSC में जिस तरह से मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न देखने को नहीं मिले, क्या ऐसा इसमें भी हो जाए, ऐसा इसमें भी हो सकता है क्या? इन सारे विषय पे फ्रेंड्स, जितने भी आपके डाउट्स हैं, इन सारे विषय पे हम लोग करेंगे बात इस कड़ी में। आप बस अपने रूटीन से ये थोड़े समय निकाल करके रखिए, खाना खाते समय हो या जैसे भी हो,
इस कड़ी के किसी भी वीडियो को स्किप मत कीजिए। अगले कड़ी हम आएंगे आपके साथ और कुछ इसी प्रकार के ऐसे विषयों पर चर्चा करेंगे जहां आप भी परेशान रहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि एनसीईआरटी का कितना महत्व है, क्या वन लाइनर बुक्स इस समय हम प्रीफर कर सकते हैं, अचानक से सिलेबस चेंज हुआ है, क्या हम साइंस के लिए 9th 10th की एनसीईआरटी पे रिलाई करें या लूसेंट्स को पकड़ें या स्पीडी के पास जाएं। करंट अफेयर्स में आर्थिक समीक्षा और बजट का कितना बड़ा योगदान है और फिर इतने मोटे मोटे जो पुस्तक है बजट की, इसको कैसे कवर करें। क्या ये नेसेसरी है कि हम 30+ टेस्ट दें। इन सारे प्रश्नों के उत्तर जानेंगे अगले एपिसोड में। अगला एपिसोड होगा फ्रेंड्स हमारे रणनीति को बनाने के पहले के दुविधा और उसको हल करने को लेकर के। मिस मत कीजिएगा अगले एपिसोड को। मिलते हैं अगले एपिसोड में आपके साथ और इसमें हम करेंगे, यानी अगले एपिसोड में आपके हर दुविधा का समाधान करेंगे, हर उस दुविधा के ऊपर बात। और इस पूरे सीरीज के दौरान मैं रहूँगा आपके साथ ब्रिज सिविल सर्विस क्लासेस की तरफ से। आज के इतना ही। थैंक यू और सेपरेट योर प्रिपरेशन। थैंक यू।